हेलो गाइस, मैं हूं आलिम शबीर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेंट केमिस्ट। गाइस, लास्ट लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 को। तो चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारे पास? चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के। पीरियोडिक टेबल क्या है और उनमें डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आज के इस लेक्चर में जस्ट हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये चैप्टर जो है इसमें एक्चुअल में हमने करना क्या है। ये पीरियोडिक टेबल के जो अर्ली एजिस की जो मतलब उसके अरेंजमेंट्स थी उनको हमने पढ़ना है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले साइंटिस्ट थे डुबर्नर। अर्ली एजिस में स्टूडेंट्स देखें, अर्ली एजिस जो हैं उनमें क्या आता है कि सिर्फ 9 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे। जब 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनको अरेंजमेंट की ज़रूरत थी कि उन्हें किस तरह अरेंज किया जाए। कोई सीक्वेंस तो होना चाहिए ना, चाहे थोड़े हैं लेकिन सीक्वेंस में तो होना चाहिए कुछ, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक तरतीब से स्टडी कर सके। ठीक है, तो उन 9 एलिमेंट्स को अरेंज करने की ज़रूरत थी। तो हमारे पास एक केमिस्ट थे डुबर्नर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया। इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया, ठीक है, उनको अरेंज करने के लिए। अब एक्चुअल में लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या था? देखिए, लॉ ऑफ ट्राइड्स में इन्होंने कहा कि सेंट्रल या मिडल एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक मास जो है वो अदर 2 एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा। कैसे? देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, एक का एटॉमिक मास 1 है, एक का 2 है और तीसरे का क्या है हमारे पास 3 है। तो इसने कहा कि इस सेंटर वाले का जो एटॉमिक मास है वो दूसरे 2 के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। अब इन दोनों की एवरेज निकालें तो 3 + 1 हमारे पास क्या निकल के आता है? 2 निकल के आता है। तो ये एवरेज है कि नहीं सेंट्रल वाले का? तो इनका लाभ भी यही था कि सेंट्रल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो दूसरे 2 एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास अगर हम उनका लें तो उसके बराबर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। नंबर 1 बेरियम, स्ट्रोंशियम और एक हमारे पास है कैल्शियम। तो बेरियम का होता है 137, इसका होता है हमारे पास 88 और इस कैल्शियम का हमारे पास होता है 40। ठीक है, अब क्या है कि इन 2 के एटॉमिक मासेस का अगर हम एवरेज लें तो हमारे पास सेंट्रल एलिमेंट जो है इसके एटॉमिक मास आना चाहिए। इनका लेते हैं एवरेज, तो हमारे पास क्या है 137 + 40 करते हैं और इसको डिवाइड करवाते हैं 2 से, तो हमारे पास निकल के आता है 88.5। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 88 के ही इक्वल है। ठीक है, तो इन्होंने भी यही कहा था कि जो सेंट्रल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो दूसरे 2 एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो इनके एवरेज एटॉमिक मास के बराबर है कि नहीं सेंट्रल का एलिमेंट? तो ये था लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो ये जब इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था तब तक सिर्फ 9 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे। ठीक है, उसके बाद जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो ये लॉ ऑफ ट्राइड्स जो था वो बहुत सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था। वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते थे क्योंकि ये तो सिर्फ उन 9 एलिमेंट्स के लिए था जो उस वक्त डिस्कवर्ड थे। तो बाद में ये क्या हुआ, ये लॉ फेल हो गया। फिर क्या हुआ, फिर देखें, उसके बाद हमारे पास एक और केमिस्ट थे जिनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड एक केमिस्ट थे, उन्होंने एक और लॉ पेश किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इन्होंने पेश किया। न्यूलैंड ने जब लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया तो तब तक हमारे पास जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे वो थे 63। इस वक्त तक हमारे पास 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर्ड हो चुके थे। ठीक है, इन्होंने देखें, लॉ ऑक्टेव का मतलब होता है 8। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपने लॉ में कहा कि जो अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करें तो हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पहले वाले एलिमेंट से रिजेंबल करेंगे। यानी कि वो एलिमेंट जो नंबर 1 पे था, अगर हम बाकी एलिमेंट्स को अरेंज करें तो जो नंबर 8 पे एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ और उस नंबर 1 वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो आपस में सिमिलर होंगी। ठीक है, तो इन्होंने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव में ये कहा था। इन्होंने किस तरह अरेंज किया, फॉर एग्जांपल देखें, ये मेरे पास लिथियम, फिर आता है बेरिलियम,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके बाद फिर सोडियम। ठीक है, ये बात याद रखें, जब इन्होंने ये लॉ पेश किया था तब तक नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो इसने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले एलिमेंट से रिजेंबल करेंगी, सिमिलर होंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास पहला है, ये फर्स्ट है मेरे पास, तो इसके लिए देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, आपस में सिमिलर होंगी। ये पहला है और ये 8वां है। इसके बाद अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं काउंट करना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे जो आएगा हमारे पास कैल्शियम 8वां एलिमेंट, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर होंगी। अब हम कहते हैं कि नहीं जी हम तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो नंबर 1 ये हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और हमारे पास इसके बाद क्या आएगा, एल्यूमिनियम 8। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो उसने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो पहले वाले एलिमेंट से सिमिलर होंगी। तो ये तो था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अब तक जब इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, तो मैं एक बार फिर बताता हूँ कि 63 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड हुए थे। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो थे इसके ये बाद में क्या हुआ, ये भी फेल हो गया। इसकी वजह क्या थी, देखिए इसकी वजह ये थी कि इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या कहा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पहले वाले एलिमेंट से जो हैं वो रिजेंबल करेंगी। लेकिन ये बात याद रखें, अभी तक बहुत सारे मतलब या अभी तक नोबल गैसेज जो हैं, नोबल गैसेज जो थी वो डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। ठीक है, तो नोबल गैसेज जब डिस्कवर हुई तो क्या था कि अब इन्होंने तो कहा था ना कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले वाले से सिमिलर होनी चाहिए, लेकिन जब नोबल गैसेज जब डिस्कवर हुई तो फिर वो बात गलत हो गई। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। इसके बाद यहाँ पे आएगा सोडियम। अब यहाँ पे देखिए, इसको काउंट करें तो सोडियम कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब तो भाई ये 9वें नंबर पे इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रही है कि नहीं। अगर 9वें पे हो रही हैं तो इसका मतलब है कि अब 8 वाली बात तो ख़त्म हो गई। उसने तो ऑक्टेव कहा था, मतलब 8वें नंबर पे रिपीट होनी चाहिए थी। अब ये 9 पे हो रही है तो इसका मतलब है कि उसका मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे एक तो नोबल गैसेस इस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए ये उस वक्त ठीक था। लॉ ऑफ ऑक्टेव उस वक्त इसलिए ठीक था क्योंकि उस वक्त तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो नोबल गैसेस डिस्कवर्ड होने की वजह से इसका जो मॉडल था वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरी वजह क्या थी, दूसरा डिफेक्ट इसका मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव का ये था कि इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए फ्री स्पेसेस नहीं छोड़ी थी। अब जब बाद में एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए तो जब उनके लिए फ्री स्पेसेस नहीं थी तो फिर वो तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि अब इनको कैसे अरेंज करें। तो इन्होंने अपने जो लॉ था, जो इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसमें जब नए आने वाले एलिमेंट्स यानी कि नए डिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी, इन्होंने सिर्फ उन 63 को ही अरेंज किया था। इस वजह से इनका जो लॉ था वो रिजेक्ट हो गया। इनके लॉ के रिजेक्शन के बाद फिर क्या हुआ जी, उसके बाद हमारे पास एक और केमिस्ट थे जिनका नाम था मेंडलीव। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया पीरियोडिक लॉ। इन्होंने जी पीरियोडिक लॉ दिया। लेकिन ये बात याद रखें, जब इन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया तो तब भी जो एलिमेंट हमारे पास डिस्कवर्ड एलिमेंट थे वो 63 ही थे। ठीक है, 63 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड थे। अब जब इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ दिया तो इन्होंने कहा कि अगर हम एटॉमिक मैसेज की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस पे एलिमेंट्स को इंक्रीज करते हैं, ऐड करते हैं, तो इन्होंने कहा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती है, मतलब पीरियोडिकली रिपीट होती हैं। इनका एक्चुअल में कहना ये था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है ना, किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है, बहुत जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं किसका, एटॉमिक मास का। इन्होंने कहा था, मैं वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ दिया। इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स और
पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर atomic masses। इन्होंने कहा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट का वो पीरियोडिक फंक्शन होंगी किनके, उनके एटॉमिक मैसेज के। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक वर्ड जो है वो पीरियड से निकला है। पीरियड का मतलब होता है कि एक इंटरवल, एक स्पेसिफिक इंटरवल, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है, मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो देखें, संडे जो होता है वीक में जो संडे आता है, संडे तो सब बच्चों को याद होगा ना, क्योंकि उसके तो बड़ा इंतज़ार होता था बच्चों को। आजकल तो खैर कोविड-19 की वजह से तो वैसे छुट्टियां हैं, वरना बच्चों को बड़ा इंतज़ार होता है कि जी संडे ने आना है, ठीक है। संडे आएगा तो छुट्टी होगी, इंजॉय करेंगे। लेकिन देखें अब संडे, ये देखें कि कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी संडे जो है वो लेट हो गया हो, मतलब 6 दिन के बजाय 7 दिन या 8 दिन बाद आया हो, हुआ है कभी? मेरा नहीं ख्याल कभी ऐसा हुआ होगा। या कभी ऐसा हुआ हो कि आपने चाहा हो कि संडे जल्दी आ जाए तो वो 5 दिन बाद ही आ गया हो, ले जी संडे आ गया जी 5 दिन बाद, ऐसा कभी भी नहीं होता। उसका एक स्पेसिफिक इंटरवल है, वो क्या है कि 6 डेज हैं, और हर 6 दिन के बाद जो है ना संडे ने आना है, ठीक है। संडे ने रिपीट होना है, हर 6 दिन के बाद संडे ने रिपीट होना होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। इसी तरह इन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास के, यानी कि एक स्पेसिफिक एटॉमिक मास के बाद क्या होगा, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रिपीट होंगी। इन्होंने ये नहीं कहा कि कितने एलिमेंट आएंगे, यानी कि एक पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, इन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया। जैसे लॉ ऑफ ऑक्टेव में उन्होंने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की नहीं, इन्होंने कहा कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज, एक स्पेसिफिक इंटरवल जो होगा एटॉमिक मास का, उसके बाद जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट करेंगी, ठीक है। वो इंटरवल कितना होगा इन्होंने उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी तो हम वो जो है ना लिख देंगे। जैसे कि आप फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर लिथियम है, यहाँ से हम नियॉन तक जाएं उसके बाद क्या आ जाता है, सोडियम आ जाता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होती हैं, तो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद ही सोडियम आया, ठीक है। तो इसी तरह उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। तो ये इनका था पीरियोडिक लॉ। दूसरी बात ये इन्होंने उनको अरेंज किया कुछ पीरियड्स और मतलब रोज और कॉलम्स में। इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह रोज यानी कि लिथियम से जैसे कि नियॉन, और फिर इस तरह कॉलम्स में अरेंज किया, ठीक है। जो ये हमारे पास हॉरिजेंटल रोज थे, इन्हें जो मतलब मेंडलीव था इसने पीरियड का नाम दिया, और जो ये वर्टिकल कॉलम थे इन्होंने इसे नाम दिया किसका, हमारे पास ये हमारे पास पीरियड्स, और ये इन्होंने ग्रुप का नाम दिया इसे, ठीक है। लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में देखें इनके भी मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे। अब वो डिफेक्ट्स क्या थे वो ये देख लें आप। अब डिफेक्ट्स ये थे कि इन्होंने, इनके कुछ मतलब फ़ायदे भी थे, कुछ नुकसान भी थे इनके मॉडल के। तो जो इनके मेरिट्स थे वो क्या थे कि इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया ना, तो उस दौरान इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के वो एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए फ्री स्पेसेस छोड़ दी थी। तो ये जो है ना एक बहुत अच्छा काम था, एक मेरिट था इनका। दूसरी बात क्या थी, दूसरा ये था कि इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को मतलब जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उससे पहले जो एलिमेंट्स थे उनके बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज जो थे वो करेक्ट नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को भी करेक्ट किया, ठीक है। उन एटॉमिक मैसेज की जो करेक्शन की वो भी इनका बहुत अच्छा जो है ना काम था, वो भी इनका मेरिट्स था। इनके डीमेरिट्स क्या थे, अच्छा तो इनके डीमेरिट्स ये थे कि इन्होंने आइसोटोप्स की कोई जो पोजीशन थी वो डिफाइन नहीं की। जैसे कि मेरे पास अगर 3 आइसोटोप्स हैं कार्बन के, लाइक देखें ये कार्बन 12, कार्बन 30 और कार्बन 14, ठीक है। अब ये इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ यानी कि इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, तो इन्हें कहाँ होना चाहिए, एक ही पीरियड में होना चाहिए। लेकिन इन्होंने मेंडलीव ने इनकी कोई स्पेसिफिक जगह जो है ना वो डिफाइन नहीं की। अगर इनके मुताबिक हम इन्हें अरेंज करें एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे, तो इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है, तो ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स में आएंगे। लेकिन हमारे पास होना क्या चाहिए था, ये एक ही ग्रुप में होने चाहिए थे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो इनकी सिमिलर है कि नहीं। तो इस वजह से एक तो ये वजह थी। इसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी,
लेकिन वो डिफरेंट ग्रुप्स में मौजूद थे। और बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे जिनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स मौजूद थे। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि एक ग्रुप में एक ही तरह के एलिमेंट्स होते, एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट होते, ठीक है। तो ये इनके डिफेक्ट्स थे। इस वजह से बाद में क्या हुआ, इनका जो पीरियोडिक लॉ था वो भी रिजेक्ट हो गया। इनके बाद एक और केमिस्ट थे मोज़ले, जिन्होंने 1930 में एलिमेंट की एक और प्रॉपर्टी डिस्कवर की, और वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो थी एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर जो है वो एक एटम का सेम फिक्स होता है, स्पेसिफिक होता है। एटॉमिक नंबर कभी भी किसी एलिमेंट का चेंज नहीं होता, चाहे उसके आइसोटॉप्स भी हों, तो तीनों आइसोटॉप्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, फिक्स ही होता है, ठीक है। इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। तो उसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, तो उसने कहा कि नहीं भाई, एटॉमिक मास की बेसिस पे एलिमेंट जो मतलब अरेंज किए हुए हैं वो गलत बात है, उस तरह अरेंज नहीं होने चाहिए। इन्होंने कहा कि बजाय उसके एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज होना चाहिए, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज होना चाहिए। तो इन्होंने एक और लॉ पेश किया, पीरियोडिक लॉ दिया, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। और जो अभी तक हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो मोज़ले ने ही जो है ना अरेंज की थी, ठीक है। आज के इस लेक्चर में जस्ट इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में है क्या, उसके एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज किया मोज़ले ने, ठीक है। एक्चुअल में उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उन्होंने ये जो इसमें डिफेक्ट्स थे उनको कैसे जो है ना करेक्ट किया, कैसे ठीक किया। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक इंट्रोडक्शन था। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।